नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। जनरल साइंस की सीरीज़ हम कर रहे हैं। जनरल साइंस में भौतिकी विषय हमारा गतिमान है। भौतिकी विषय पर 9 क्लासेस अब तक मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं और जो हमारा करंट का यूनिट चल रहा था, उसका नाम था द्रव्यों के यांत्रिक गुण यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये जो यूनिट है इसके अंतर्गत बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें से काफ़ी सारे टॉपिक हमने पिछली क्लास में कवर कर लिए हैं, जैसे प्रणोद घनत्व हो गया, अपेक्षिक घनत्व, द्रवों में दाब, पास्कल का लॉ, वायुमंडलीय दाब, उत्प्लावकता, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, प्लवन का सिद्धांत, पृष्ठ तनाव तक हमने चीज़ें पिछली क्लास में क्लियर कर ली हैं। ठीक है, उससे बची हुई जो चीज़ें हैं जैसे केशिकत्व हो गया, कैपिलैरिटी, द्रवों का प्रवाह, बर्नौलीज थ्योरम, टॉरिसेलीज थ्योरम, श्यानता क्या होती है, स्टोक्स का नियम क्या है, ये चीज़ें आज इस क्लास में हम कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? केशिकत्व से स्टार्ट होगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, यहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, तो यहाँ से मत देखिएगा, स्टार्टिंग से देखिएगा, तभी चीज़ें आपको ठीक तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये जनरल साइंस की सीरीज पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है। मैं हर वीडियो में आपको बताते चलता हूँ। हर वीडियो में मेरा बोलने का मतलब यही है कि कुछ लोग जो है वो हर वीडियो में नए आते हैं या पहली बार देख रहे होते हैं, तो उनको पहले ही बता दिया जाए कि आपको अलग से एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपकी एनसीईआरटी अपने आप कवर होती चली जा रही है। इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। यानी अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको अलग से एनसीईआरटी की पुस्तकों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से जितनी भी वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं वो यूपीपीसीएस रिलेटेड होती हैं, लेकिन आजकल क्या है कि विज्ञान विषय का स्कोप बाकी के एग्जाम्स में भी बढ़ा है। तो आप यूपीपीसीएस के अलावा किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें विज्ञान विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। ये जितनी यूपीपीसीएस के लिए लाभदायक है उतनी ही अन्य एग्जाम्स के लिए भी इसका जो है महत्व बना रहेगा, क्योंकि यहाँ से सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे और आपको फिर दोबारा से विज्ञान विषय को डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विज्ञान में वो तो कवर हो ही रहे हैं। साथ ही साथ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं क्लियर कराते चल रहा हूँ। यानी इस सीरीज के बाद में सिर्फ आपको क्वेश्चंस लगाने की आवश्यकता होगी, इसके अलावा कुछ आपको नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और पिछली क्लास में जहाँ पर चीज़ों को हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। पृष्ठ तनाव को पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, जो हमारा लास्ट टॉपिक था पिछली क्लास का। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केशिकत्व से, कैपिलैरिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास करके आयु की परीक्षाओं की दृष्टि से। केशिकत्व से, पृष्ठ तनाव से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से हमको समझना है और सिर्फ हम उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। केशिकत्व क्या होता है? केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की जो प्रोसेस होती है या घटना होती है या क्रिया होती है, उसको हम केशिकत्व के गुण के नाम से जानते हैं। अब ये जो केशिकत्व है, कैपिलैरिटी है, इसका कारण क्या है या केशिकत्व की जो परिघटना है वो किसके कारण होती है? तो ये सरफेस टेंशन के कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होती है। और पृष्ठ तनाव को हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो किसी भी तरह की दिक्कत आपको होगी नहीं कि पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो यहाँ से क्या याद रखना है कि केशिकत्व केशनली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की परिघटना है और इसका कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि केशिकत्व किसके कारण होता है या केशिकत्व का जो कारण है वो क्या है, तो वो पृष्ठ तनाव है। अब यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो समझिएगा। देखिए, पहले इस फॉर्मूले को समझिए, उसके बाद में ये सारी चीज़ें मैंने संक्षेप में मतलब एक चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित करने का प्रयास किया, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर लिखते थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, तो इसी से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, कोई द्रव केश नली में, केश नली मतलब कोई भी कांच की ट्यूब है। ठीक है, आप इस तरीके से समझते हैं, कोई भी कांच की क्या है, एक पतली ट्यूब है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? केश नली बोल रहे हैं। तो कोई द्रव केश नली में h ऊंचाई तक चढ़ता है, ये द्रव भरा हुआ है इसमें और मान के चलिए यहाँ तक इसकी ऊंचाई जो है वो क्या है? h है। और इस ऊंचाई तक कोई द्रव जो है केश नली में चढ़ता है ऊपर की ओर, या फिर h गहराई तक उतरता है। ऊपर से कोई द्रव डाल रहे हैं तो नीचे h गहराई तक जाता है और उसका जो स्पर्श कोण है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो थीटा है। तो ऊंचाई को प्रदर्शित इस फॉर्मूले की सहायता से करा जाएगा। ठीक है, यानी h बराबर हम लिखेंगे 2t cos थीटा बटे आर डी जी। ये फॉर्मूला याद रखेंगे। वैसे आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूले के बेस पर जो रिजल्ट आएंगे प्रश्न वहां से बनेगा। इस फॉर्मूले के बेस पे जो रिजल्ट्स निकलेंगे, जो परिणाम निकलेंगे, यानी जब कोई द्रव केश नली में किसी ऊंचाई तक चढ़ता है या किसी गहराई तक उतरता है, तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, यानी अलग अलग जितनी भी चीजें यहाँ पे दे रखी, जैसे इसमें टी
दे रखा है, ठीक है। इसमें आपका एच दे रखा है, इसमें आपका त्रिज्या दे रखी है केश नली की, इसमें द्रव का घनत्व दे रखा है, इसमें गुरुत्वीय त्वरण दे रखा है। तो इन चीजों में परिवर्तन होता है तो ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी केश नली में जो द्रव की ऊंचाई है वो बढ़ती है घटती है, किस तरीके से उसमें परिवर्तन होते हैं, तो वो चीज जो है कहीं ना कहीं परिणामों के रूप में देखी जाती है, वहीं से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, आपको याद ये रखना है कि अगर पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, क्या याद रखना है, टी का मतलब क्या है, पृष्ठ तनाव। यदि पृष्ठ तनाव जो है वो बढ़ेगा तो केश नली में द्रव की ऊंचाई भी बढ़ेगी। ऊपर वाला एरो जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि यहाँ पर वृद्धि को प्रदर्शित कर रहा है, और एरो अगर नीचे की तरफ मैंने लगा रखा है तो आप ये मान के चलेंगे वो किसी भी चीज में कमी प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो याद रखने की चीजें हैं उन पर फोकस कर रहे हैं। पृष्ठ तनाव का मान अगर बढ़ता है तो केश नली में द्रव की ऊंचाई जो है वो बढ़ेगी। अगर स्पर्श कोण यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट का मान कम है तो भी ऊंचाई जो है ऊपर की ओर बढ़ेगी। अगर केश नली की त्रिज्या कम है, जितनी पतली केश नली होगी द्रव केश नली में उतनी ही ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा, ठीक है। यानी त्रिज्या कम होने पर भी द्रव की ऊंचाई केश नली में ज्यादा होगी, उसमें वृद्धि होगी। और अगर द्रव का घनत्व, ठीक है, उसकी डेंसिटी कम है, घनत्व में अगर कमी है तो भी द्रव जो है केश नली में अधिक ऊंचाई तक चढ़ेगा या उसकी ऊंचाई में वृद्धि होगी। तो ये कुछ रिलेशंस हैं, इस फॉर्मूले के आधार पर जो परिणाम है इनको आप देख लीजिएगा। अब एग्जाम्पल्स मैं हमेशा से कहता चला आया हूँ, जितनी भी क्लासेस हमने पीछे करी हैं उसमें मैंने हर क्लास में आपको बताया है कि कोई भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, उसके एग्जाम्पल पर सबसे ज़्यादा फोकस आपको करना है। जितने ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो आपके एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं। तो विशेष रूप से हमारा जो ध्यान होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, एग्जाम्पल्स पर होना चाहिए। तो ये कुछ हमारे दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन है, परिघटनाएं हैं, इनके कारण क्या हैं, इस बेस पर क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जैसे आप पेड़ों में पानी देते होंगे, पौधों में पानी देते होंगे, तो पौधों में पानी जब आप दे रहे हैं तो पेड़ के ऊपर से पानी नहीं डालते, पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं, ठीक है। पेड़ की जड़ में जो है आप पानी डालते हैं। तो पेड़ की जड़ में जब आप पानी डाल रहे हैं तो क्या होता है, पौधा जो होता है या पेड़ जो होता है ऊपर से हरा भरा हो जाता है, उसकी पत्तियां हरी हो जाती हैं, उसकी टहनियां बड़ी होने लगती हैं। तो पेड़ों या पौधों की जड़ों से जल जो है वो कहाँ पहुंचता है, टहनियों तक पहुंचता है, पत्तियों तक पहुंचता है। वो किस प्रभाव के कारण पहुंचता है, वो केशिकत्व के प्रभाव के कारण पहुंचता है, ये याद रखेंगे। लालटेन होती है, ठीक है, लालटेन में मिट्टी का तेल डाला जाता है प्रकाश उत्पन्न करने के लिए। तो लालटेन में मिट्टी का तेल या फिर मोमबत्ती में जो पिघला हुआ मोम है, यानी मोमबत्ती में एक धागा होता है, ठीक है, उस धागे की सहायता से जो मोम उस धागे में ऊपर की ओर चढ़ता है जिसकी वजह से मोमबत्ती जलती रहती है। तो लालटेन में मिट्टी का तेल और मोमबत्ती में पिघले हुए मोम का धागों में बनी केशनलियों के माध्यम से ऊपर चढ़ना जो है वो यह बताता है कि जैसे लालटेन में लगातार प्रकाश जल रहा है और मिट्टी का तेल नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है, तभी तो प्रकाश हो रहा है, तभी तो जो रोशनी है आपको दिखाई दे रही है, तभी तो वो बत्ती उसकी जलती हुई आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि जो धागा है जिसकी वजह से तेल लालटेन में ऊपर की ओर चढ़ रहा है वो केशनली का काम कर रहा है। या जो भी कपड़ा की बत्ती अब बना के डालते हैं, जैसे पुराने समय में, अभी तो शायद नहीं होते होंगे क्योंकि सब जगह पर लाइट अवेलेबल है, तो पुराने जैसे दीपक वगैरह या दिए, किसी भी बोतल में किसी शीशी में मिट्टी का तेल भर के दिए सभी ने जलाए होंगे, है ना, जिससे आप प्रकाश उत्पन्न करते होंगे पढ़ने के लिए या घर में रोशनी करने के लिए उनको इस्तेमाल करते रहे होंगे। तो उस कपड़े की बत्ती के माध्यम से या फिर किसी धागे की बत्ती के माध्यम से तेल जब ऊपर चढ़ता है तो वो धागा या कपड़े का जो भी बत्ती होती है, टुकड़ा होता है, वो केशनली की तरह कार्य करता है। चाहे लालटेन में मिट्टी के तेल का ऊपर चढ़ना हो, मोमबत्ती में पिघले हुए मोम का धागे के माध्यम से ऊपर की ओर जाना हो, ये सब केशिकत्व के उदाहरण हैं। बाल्टी में जैसे आप देखेंगे आपके पास एक तौलिया है और तौलिए के एक सिरे को आप बाल्टी में अच्छी तरीके से भिगो दें, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही सिरा भीगेगा, धीरे 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 क्या होगा, जब आप तौलिए के एक सिरे को पानी में भिगो देंगे तो धीरे धीरे उस सिरे से पानी का प्रवाह जो है बाकी तौलिया की तरफ भी हो जाएगा। तो बाल्टी में तौलिए का एक सिरा जल में भिगोने पर धीरे धीरे पूरी तौलिया जो है वो भीग जाती है। यानी इसका मतलब क्या है, इस तरीके इसको किस तरीके से आप मतलब इसका प्रयोग करेंगे, बाल्टी में तौलिए के एक सिरे को डुबो दीजिए और उसको छोड़ दीजिए, धीरे धीरे पूरी तौलिया में जो है वो पानी हो जाएगा।
तो वो भी कहीं ना कहीं केश नली के माध्यम से, यानी उसमें धागों के माध्यम, जो धागे उसमें पिरोए हुए हैं, या जिन धागों की सहायता से उस तौलिए का निर्माण हुआ है, वो तौलिया बनी हुई है, तो वो धागे एक तरह से किसका काम करते हैं, केश नली का काम करते हैं, और उन्हीं के माध्यम से जो पानी है एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है, पूरी तौलिया भीग जाती है। ये भी केशिकत्व का उदाहरण है। वर्षा होने के बाद में, जैसे आपने देखा होगा, सभी ज्यादातर लोग गांवों से बिलोंग करते हैं, हम भी गांव के हैं, तो वर्षा होने के बाद में या सिंचाई के बाद में जो किसान लोग होते हैं वो खेतों की क्या प्रारंभ कर देते हैं, जुताई प्रारंभ कर देते हैं, खेतों को जोतना स्टार्ट कर देते हैं। और जोतने के पीछे रीजन क्या होता है, दरअसल हम लोग जैसे हमारे गाँवों में जो किसान वगैरह होते हैं उनको ये सिद्धांत नहीं पता होता कि इसमें केश नली है, या केश नली को तोड़ने के लिए हम जो है खेतों की जुताई कर रहे हैं, उनको ये सिद्धांत पता नहीं होता। लेकिन सिद्धांत यही होता है, आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल रहा है। वर्षा होने के बाद में खेतों की जुताई क्यों की जाती है, उसके पीछे रीजन ये है कि मिट्टी में केशनलियां बन जाती हैं, ठीक है। और जब खेतों की जुताई करते हैं तो मिट्टी की जो केशनलियां होती हैं वो टूट जाती हैं, टूट जाती हैं तो जल का नीचे से ऊपर की ओर जो प्रवाह होता है वो रुक जाता है, और खेत में नमी बनी रहती है, मिट्टी नम बनी रहती है। अगर खेत को, जैसे खेत में पानी दिया और पानी देने के बाद में अगर उसकी जुताई ना करें तो वो जल्दी सूख जाएगा। जल्दी क्यों सूख जाएगा कि मिट्टी की केशनलियां बन जाएंगी, नीचे से नीचे जो पानी गया होगा धरातल में, वो धीरे धीरे उन केशनलियों के माध्यम से ऊपर आता चला जाएगा, वाष्पीकृत होता चला जाएगा, खेत सूख जाएगा। लेकिन खेत को अगर जोत देंगे तो वो ज्यादा टाइम तक, ठीक है, नम बना रहेगा, क्योंकि नीचे से पानी का जो प्रवाह होता है केशनलियों के माध्यम से ऊपर की ओर वो रुक जाता है। कॉफी पाउडर पानी में आसानी से घुल जाता है, और इसका आसानी से घुलने के पीछे जो रीजन है वो क्या है कि पानी केशिकत्व के कारण कॉफी के कणों को बहुत जल्दी भिगो देता है। तो ये कुछ केशिकत्व के उदाहरण हैं। ज्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो उदाहरणों से ही पूछे जाते हैं, उदाहरणों पर आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। इसके बाद में द्रवों के प्रवाह के बारे में बात करते हैं, फ्लो ऑफ लिक्विड्स। द्रवों का जो प्रवाह होता है, लिक्विड्स का जो फ्लो होता है वो तीन तरह से होता है। तीन तरह से कौन कौन सा होता है, पहला जो फ्लो है उसका वो है धारा रेखीय प्रभाव यानी स्ट्रीम लाइंड फ्लो। दूसरा होता है पटलित प्रवाह यानी लैमिनर फ्लो, और तीसरा जो फ्लो होता है वो विशुद्ध प्रवाह होता है। ये तीन तरीके के फ्लो होते हैं द्रवों में, और तीनों तरीके के जो फ्लोज हैं या प्रवाह हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आता है आपका धारा रेखीय प्रवाह यानी स्ट्रीम लाइन फ्लो। यदि किसी द्रव के प्रवाह में किसी एक बिंदु से होकर गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही वेग से, एक ही मार्ग से गुजरें, तो ये प्रवाह जो होगा वो कैसा होगा, धारा रेखीय प्रवाह होगा, स्ट्रीम लाइंड फ्लो होगा। इसमें विशेष रूप से आपको एक टर्म याद रखना है, और वो टर्म याद रहेगा तो उससे ये पता चल जाएगा कि ये धारा रेखीय प्रवाह है। धारा रेखीय प्रवाह में क्या होता है कि जब भी कोई द्रव बह रहा होता है, जब भी कोई लिक्विड बह रहा होता है, तो उस लिक्विड के जो कण होते हैं, जैसे मान के चलिए ये पानी है, ठीक है, ये द्रव है, ये द्रव बह रहा है, तो ये द्रव जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। तो इसमें क्या होगा, धारा रेखीय प्रवाह में जो प्रत्येक अगले वाला कण होगा, ठीक है, प्रत्येक अगले वाला कण होगा, उसी को फॉलो करते हुए पीछे वाले कण आएंगे, मतलब मार्ग जो होगा वो एक ही होगा। द्रवों के कणों का जो मार्ग होगा वो एक ही होगा, और एक ही वेग से वो अगले वाले कण का अनुसरण करते हुए, अगले वाले कण को फॉलो करते हुए अपने मार्ग से गुजरेंगे। तो ये जो प्रवाह होगा द्रव का, ये क्या होगा, स्ट्रीम लाइंड फ्लो यानी धारा रेखीय प्रवाह, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सभी कण एक ही वेग से गुजरते हैं, एक ही मार्ग से गुजरते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कोई बेलनाकार पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप जैसे आप घरों में छोटे छोटे पाइप यूज करते होंगे, है ना, पानी वगैरह के लिए नलके में जो पाइप लगाए जाते हैं वो पाइप यूज करते होंगे, तो पानी जब नलका खोलेंगे उस पाइप में होकर के जो प्रवाह होगा पानी का, ठीक है, वो कैसा होगा, धारा रेखीय प्रवाह होगा। सिलेंड्रिकल पाइप में किसी तरल का प्रवाह जब किया जाएगा तो वो किस तरीके का प्रवाह होगा, वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा। इसमें पाइप के पास वाली परतें जो होती हैं उनकी गति न्यूनतम होती है, और जैसे जैसे पाइप से दूर जाते हैं परतों की गति बढ़ने लग जाती है, ठीक है। इसमें जो परतें होती हैं, यानी जल की भी या कोई भी द्रव है उसकी भी लेयर्स होती हैं, परतें होती हैं। तो परतें हालांकि एक दूसरे से सटी हुई होती हैं, परतें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कोई पारदर्शी पाइप लें, जैसे आपने खेतों में पानी लगते हुए देखा होगा, जैसे किसान खेतों में पानी देते हैं तो वहाँ पे जो वो पाइप यूज करते हैं, जो ट्यूबवेल से लगा हुआ होता है और खेतों तक जाता है जो पाइप होता है, अगर वो पारदर्शी पाइप है तो उसमें आप देखेंगे कि खेतों में पानी दिया जा रहा हो, पानी बह रहा हो, तो उस पाइप को पाइप के पास में बैठ करके आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, तो आपको क्या पता चलेगा। जब पाइप देखेंगे तो ऊपर वाली जो लेयर होगी पाइप की,
ठीक है, यानी जो पाइप से सटी हुई पानी की लेयर होगी वो बड़ी धीरे धीरे से चलती हुई दिखाई देगी। इसका अंदाजा आप किससे लगा सकते हैं कि पानी जब बह रहा होता है तो उसमें एक आध बुलबुला वगैरह आपको नजर आ जाएगा पाइप में, क्योंकि पाइप पारदर्शी है। तो आप देखेंगे बुलबुला जो ऊपर वाली लेयर में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होगा, बेशक पानी का वेग कितना भी ज्यादा हो। पानी का वेग कितना भी ज्यादा हो, ये मैं आपको ऑब्जर्व करने के लिए बता रहा हूँ, अगर आपको मौका मिले तो ऑब्जर्व करके देखिएगा। जो पाइप होगा और उस पाइप में पानी का प्रवाह हो रहा होगा, पानी ट्यूबवेल से खेतों तक जा रहा होगा, तो पाइप से सटी हुई पानी की जो लेयर होगी उसमें एक आध बुलबुला आपको दिख जाए तो देखना वो बड़ी धीरे धीरे आगे की ओर गति कर रहा होगा। तो यही यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है कि पाइप के पास वाली जो परतें होती हैं उनकी गति न्यूनतम होती है, और जैसे जैसे पाइप से दूर जाते हैं, जैसे जैसे पाइप से दूर जाते हैं, ये पाइप है तो यहाँ पर यानी ये पारदर्शी पाइप है, तो यहाँ बैठ करके आप ये ऊपर वाली जो लेयर है यहाँ पर जो पानी बह रहा होगा उसको अगर आप ऑब्जर्व करके देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा पानी यहाँ बड़े आराम आराम से फ्लो कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाली जो लेयर होगी यहाँ भी आप देखेंगे कि यहाँ भी पानी बड़े आराम आराम से फ्लो कर रहा है, लेकिन बीच वाला जो पानी होगा वो बहुत तेजी से निकल रहा होगा। और ये आपको कहाँ पता चलेगा, जहाँ पाइप का एंड हो रहा होगा वहां पे पानी बहुत स्पीड से जा रहा होगा, लेकिन जो ऊपर वाली और नीचे वाली यानी पाइप से सटी हुई पानी की जो लेयर है वो बड़ी धीरे धीरे मूव कर रही होगी। तो पाइप के पास वाली परतों की गति न्यूनतम होती है, और जैसे जैसे पाइप से दूर जाते हैं, पाइप से दूर जाने का मतलब क्या है, ये पाइप है तो ये इसकी सटी हुई पानी की लेयर होगी, ऐसे ही नीचे मान के चलिए यहाँ पर पाइप से सटी हुई पानी की लेयर होगी। पाइप से दूर जाने का मतलब ये नहीं है कि पाइप से बाहर चले जाओ, पाइप से दूर जाने का मतलब है कि ये पाइप के निकट वाली लेयर हो गई। अब इससे इधर आएंगे अगर आप नीचे की तरफ तो भी आप दूर जा रहे हैं पाइप से, और नीचे से इधर जाएंगे तो भी आप पाइप से दूर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के वो बीच वाली लेयर की बात कर रहा है कि बीच वाली लेयर में आप देखेंगे तो परतों की गति जो है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। इसके बाद में पटलित प्रवाह आता है, लेमिनर फ्लो इसको कहते हैं। लेमिनर फ्लो क्या होता है, द्रव का किसी क्षैतिज सतह पर भिन्न भिन्न वेगों की परतों के रूप में जो है बहाव होता है वो पटलित प्रवाह कहलाता है। द्रव का किसी क्षैतिज सतह पर भिन्न भिन्न वेगों की परतों के रूप में जो बहाव है वो लेमिनर फ्लो कहलाता है, पटलित प्रवाह कहलाता है। यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जो परतें हैं वो आपस में मिलती नहीं है, आपको मिलती हुई दिखाई देंगी लेकिन मिलेंगी नहीं। पटलित प्रवाह में परतें जो होती हैं आपस में मिलती नहीं हैं, और इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे धारारेखी प्रवाह उसमें परतें मिलते हुए चलती हैं। तो द्रव का किसी क्षैतिज सतह पर भिन्न भिन्न वेगों की परतों के रूप में बहाव जो होता है वो क्या होता है, पटलित प्रवाह होता है। इस डायग्राम की सहायता से आप समझ सकते हैं, जैसे पानी कहीं पे बह रहा है तो पानी की जो परतें हैं उनका वेग अलग अलग होगा। जैसे पहली लेयर है तो ये कम स्पीड से चल रही है, इससे दूसरी वाली लेयर है वो और स्पीड से चल रही है, फिर ये और स्पीड से चल रही है, फिर ये इससे भी ज़्यादा स्पीड से, फिर ये बिल्कुल कम होती हुई स्पीड चली जाएगी नीचे की तरफ, है ना। तो पानी की जो लेयर्स होंगी वो अलग अलग वेग के साथ में जो है बहती हैं, किस प्रवाह में, पटलित प्रवाह में। इस बहाव में द्रव का प्रवाह वेग जो होता है वो क्रांतिक वेग से यानी क्रिटिकल वेलोसिटी से हमेशा कम होता है। इसके बाद में तीसरा प्रवाह आता है आपका विशुद्ध प्रवाह। विशुद्ध प्रवाह यानी टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो जनरली वह फ्लो होता है जिसमें वेग जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वेग जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो पानी के कण कुछ इस तरीके से आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे, मतलब ये ऊपर नीचे, मतलब चारों तरफ जो है पानी उथल पुथल मचाते हुए निकल रहा होगा, है ना। क्योंकि इसमें कोई भी निश्चित मार्ग नहीं होता, पानी के कणों का कोई भी निश्चित फ्लो नहीं होता, तो ये टर्बुलेंट फ्लो होता है। तो द्रव के प्रवाह में किसी एक बिंदु से गुजरने वाले द्रव के कण भिन्न भिन्न वेगों से भिन्न भिन्न मार्ग से होकर के गुजरते हैं, तो वो टर्बुलेंट फ्लो कहलाता है, विशुद्ध प्रवाह कहलाता है। हमने इससे पहले लैमिनर फ्लो में ये देखा था कि जो कण हैं जो बह रहे हैं वो जो है भिन्न भिन्न वेगों की परतों के रूप में बहते हैं। ठीक है, और धारा रेखी प्रवाह में हमने देखा था एक ही वेग से एक ही मार्ग से होकर के बहते हैं। और विशुद्ध प्रवाह में हम क्या देख रहे हैं कि द्रव के प्रवाह में जो एक बिंदु से गुजरने वाले द्रव के कण हैं उनके वेग भी भिन्न भिन्न होते हैं, मार्ग भी भिन्न भिन्न होते हैं, मार्ग भी भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ दोनों में देखा होंगे मार्ग एक ही था, द्रव के वेग भिन्न भिन्न थे। यहाँ पर मार्ग देखिए, किसी का मार्ग किधर है किसी का मार्ग किधर है, इस वाले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। तो अलग अलग मार्ग हो जाते हैं, अलग अलग वेग हो जाते हैं, और अलग अलग मार्ग और अलग अलग वेग किस में होते हैं, टर्बुलेंट फ्लो में होते हैं, विक्षुब्ध प्रवाह में होते हैं। एक टर्म यूज हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग। इससे जुड़ी हुई चीज क्या याद रखनी है आपको कि क्रांतिक वेग से कम अगर वेग होगा, ठीक है, क्रांतिक वेग से अगर कम वेग है किसी द्रव का तो जो प्रवाह हो रहा होगा वो धारारेखी होगा। और अगर किसी द्रव का प्रवाह क्रांतिक वेग से यानी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा है तो वो विक्षुब्ध प्रवाह हो जाता है। तो यहाँ से अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि विक्षुब्ध प्रवाह में पानी का वेग तो है
वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा किससे होता है? क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा होता है। तरल का घनत्व अधिक होगा तो क्रांतिक वेग में वृद्धि हो जाती है। क्रांतिक वेग यानी क्रिटिकल वेलोसिटी में वृद्धि कब होती है? जब तरल का घनत्व ज़्यादा हो। तरल का घनत्व ज़्यादा होगा, क्रांतिक वेग में वृद्धि होगी। एक यहाँ से आती है रेनॉल्ड संख्या। इसको समझिएगा, रेनॉल्ड नंबर क्या है? रेनॉल्ड संख्या जो है वह विशुद्ध संख्या है जो किसी नली में द्रव के प्रवाह की प्रकृति को बताती है। द्रव किस प्रकृति का है? द्रव धारारेखी है, द्रव जो है पटलित प्रवाह में बह रहा है, द्रव जो है विशुद्ध प्रवाह में बह रहा है। ये प्रकृति है द्रव के बहाव की। तो द्रव के बहाव की जो प्रकृति है वो किसके आधार पर तय की जाती है? रेनॉल्ड नंबर के आधार पर तय की जाती है। रेनॉल्ड नंबर या रेनॉल्ड संख्या की सहायता से ही हमें द्रव के प्रवाह की प्रकृति का पता चलता है। तो यहाँ से कुछ रेंज देखेंगे कि अगर रेनॉल्ड नंबर 0 से 2000 के बीच में है, इसकी संख्या का जो मान है वो 0 से 2000 है, तो द्रव का जो प्रवाह होगा या तो धारा रेखीय होगा या पटलित प्रवाह होगा। अगर रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू है 2000 से 3000 के बीच में है, तो जो प्रवाह होगा द्रव का वो कभी धारा रेखीय होगा, कभी विक्षुब्ध होगा। समझिएगा, 0 से 2000 के बीच में रेनॉल्ड नंबर का मान होता है, तो द्रव का प्रवाह या तो धारा रेखीय होगा, धारा रेखीय भी हो सकता है, या पटलित हो सकता है, लेमिनर हो सकता है। लेकिन अगर 2000 से 3000 के बीच में रेनॉल्ड नंबर का मान है, रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू 2000 से 3000 के बीच में है, तो द्रव का जो प्रवाह है वो अस्थायी हो जाता है। ठीक है, अनस्टेबल हो जाता है, अस्थायी मतलब कभी वो धारा रेखी वेग से बहेगा तो कभी विशुद्ध प्रवाह से बहेगा, पटलित नहीं आता है इसमें। या तो धारा रेखी, और धारा रेखी से कभी विशुद्ध प्रवाह के रूप में बहने लगेगा, यानी कण के वेग अलग अलग हो जाएंगे, कण के मार्ग अलग अलग हो जाएंगे, और कभी विशुद्ध प्रवाह से सीधे किस फॉर्म में आ जाएगा? वो धारा रेखी फॉर्म में आ जाएगा। ये कब होता है? जब रेनॉल्ड नंबर का मान 2000 से 3000 के बीच में होता है। और अगर 3000 से ज़्यादा मान है रेनॉल्ड संख्या का, तो डेफिनेटली जो प्रवाह होगा हमारा, फ्लो जो होगा, वो विशुद्ध प्रवाह होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था विशुद्ध प्रवाह में जो वेग होता है द्रव का वो बहुत ज़्यादा होता है। अब इसके बाद में आता है आपका अविरतता का सिद्धांत, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये इसका समीकरण है a1v1 इज इक्वल टू a2v2। यहाँ पर ये जो एक नली की आकृति आपको दिखाई दे रही है, तो जो अविरतता का सिद्धांत है वो क्या कहता है कि द्रव के प्रवाह की जो दर होती है, द्रव के प्रवाह की जो दर होती है, लिक्विड के फ्लो की जो रेट होती है, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? नली के क्षेत्रफल के। नली ही मैं क्यों बोल रहा हूँ? नली के अलावा आप कुछ भी चीज ले सकते हैं जहां से होकर के द्रव बह रहा है। तो जिस चीज में होकर के द्रव बह रहा है उसकी अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा, ये जो एरिया होगा, उसके सिरों का जो क्षेत्रफल होगा, उसको ए से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यह क्या कह रहा है कि द्रव के प्रवाह की जो दर होगी वो हमेशा किसके व्युत्क्रमानुपाती होगी? जहां से होकर के द्रव बह रहा है उसके सिरों के क्षेत्रफल के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नली चौड़ी होगी यानी नली का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रवाह का वेग कम होगा, और नली अगर पतली होगी तो प्रवाह का वेग अधिक होगा। जैसे आप देखेंगे, आप बाइक वगैरह धुलवाने जाते होंगे, या घरों में भी आपके में सबमर्सिबल या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, तो आप जब पानी वहाँ से भरते हैं तो उस नली को आप दबा करके देखिएगा। आप नली को अगर दबा देंगे तो पानी का वेग यानी प्रवाह जो है वो बढ़ जाएगा, और नली जितनी बड़ी है उतनी ही मात्रा में वहाँ से अगर पानी निकलने दे रहे हैं तो प्रवाह कहीं ना कहीं कम होता है। जैसे ही उसको दबाते हैं या उसके मार्ग को छोटा करते हैं तो द्रव के प्रवाह का वेग बढ़ जाता है। ये क्यों होता है? जब आप नली को दबाते हैं तो आप नली के सिरे के क्षेत्रफल को कम कर देते हैं, और जहां नली के सिरे का क्षेत्रफल कम हुआ, द्रव के प्रवाह की दर बढ़ जाएगी। नली पतली हुई, प्रवाह का वेग अधिक हो जाएगा। नली चौड़ी होगी, प्रवाह का वेग कम हो जाएगा। आशा करता हूँ चीजें समझ में आ गई होंगी। याद क्या रखना है आपको कि अविरतता का जो सिद्धांत है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। द्रव्यमान के संरक्षण पर आधारित है अविरतता का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद में बर्नौली की थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम देखते हैं। जब कोई आदर्श तरल किस प्रवाह के अंतर्गत? धारा रेखी प्रवाह के अंतर्गत प्रवाहित होता है, तो उसके पथ के प्रत्येक बिंदु पर द्रव या तरल की जो कुल ऊर्जा है उसका योग हमेशा नियत रहता है। यहाँ पे कुल ऊर्जा का जो बात कही जा रही है, तो कुल ऊर्जा का मतलब क्या है? दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, इन तीनों को मिलाकर के ही हम क्या बोल रहे हैं? कुल ऊर्जा। यानी जब कोई आदर्श तरल धारा रेखी प्रवाह के अंतर्गत बह रहा है, प्रवाहित होता है, तो उसके
मार्ग के जहां जहां से होकर के वो बह रहा है उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर द्रव या तरल की जो कुल ऊर्जा होगी, जिसमें दाब ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी, इन तीनों का योग जो रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये बर्नौली की थ्योरम है। याद रखने की चीज क्या है कि बर्नौली की थ्योरम किस सिद्धांत पर आधारित है, ये याद रखेंगे। तो बर्नौली की जो थ्योरम है सर, ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। और यहाँ से प्रश्न किस तरीके से बनते हैं कि जो बर्नौली की थ्योरम है उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, उसके अनुप्रयोग क्या हैं, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग हमको देखने को मिलता है। तो देखिए, वायुयान के जो पंख होते हैं, वायुयान के जो पंख होते हैं, पंख मतलब हेलीकॉप्टर वाले जो ब्लेड्स हैं उनकी बात नहीं करी जा रही है। जो नॉर्मल वायुयान होता है, वायुयान के दोनों साइड में जो हाथ टाइप के निकले होते हैं उसके, ठीक है, दोनों साइड में जो उसके पंख टाइप के निकले होते हैं, उनकी आकृति इस तरीके से बनाई जाती है कि वायुयान आसानी से जो है हवा में उड़ सके। और जो पंखों की आकृति है वो बर्नौली की थ्योरम पर ही आधारित है। किस तरीके से आधारित है यहाँ पर समझते हैं। पंखों के ऊपर की जो वायु है, पंखों के ऊपर की जो वायु है उसकी गति बढ़ जाती है, और नीचे वायु की गति जब कम हो जाती है तो ऊपरी दाब घट जाता है और नीचे का दाब बढ़ जाता है। ऊपरी दाब घट जाता है, नीचे का दाब बढ़ जाता है। नीचे का दाब बढ़ेगा, जब नीचे का दाब बढ़ेगा तो वस्तु को ऊपर की ओर धकेलेगा। ठीक है, ऊपर की ओर धकेलेगा, जिससे वायुयान जो है वायु में आसानी से उड़ेगा। ठीक है। आप यहाँ से एक प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। जब ऊपर की वायु की गति का, यानी आप एक कागज का टुकड़ा ले लीजिए, इस तरीके से पेपर का टुकड़ा ले लीजिए, और मतलब आपके पास जैसे A4 साइज का पेपर हो, A4 साइज के पेपर में से इस आकार का एक टुकड़ा काटिए। ठीक है, कागज का टुकड़ा काटिए, और इसको जो है अपने मुंह के पास इसके एक सिरे को पकड़ लीजिए, फिर इस पर ऊपर तेजी से अपने मुंह से फूंक मारिए। जब आप इसके ऊपर फूंक मारेंगे तो ये नीचे से ऊपर की ओर उठेगा। ये प्रैक्टिकल करके भी आप देख सकते हैं। यानी आप इस कागज के टुकड़े को अपने मुंह के समीप ला करके तेजी से इसके ऊपर फूंक मारते हैं, हवा छोड़ते हैं मुंह से, तो ये नीचे जाने की बजाय नीचे से ऊपर की ओर जाएगा। और यही सिद्धांत वायुयान के पंखों की आकृति के लिए काम करता है। ये भी बर्नौली के प्रिंसिपल पर आधारित है। ठीक है, यानी वायुयान के द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल, वायुयान जब उड़ रहा होता है या नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो वायुयान द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल जो होता है वो दाबांतर, दाबों में अंतर, और पंखों के क्षेत्रफल के गुणनफल के, यानी इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। और ये जब सिचुएशन हो जाती है, इसी स्थिति में वायुयान उड़ने लगता है। यानी वायुयान जब ऊपर की ओर जो बल लगाएगा वो किसके बराबर हो जाए? दाबांतर और पंखों के क्षेत्रफल के गुणनफल, इन दोनों के गुणनफल के अगर बराबर हो जाएगा वायुयान की ओर ऊपर के द्वारा लगाया जो बल होगा, तो वायुयान उड़ने लग जाएगा। ठीक है। तो वायुयान के पंखों की आकृति जो बनाई जाती है वो इस तरीके से बनाई जाती है कि जैसे पंखों के ऊपर के वायु की जब गति को बढ़ाएंगे तो नीचे वायु की गति कम हो जाएगी, और इस वजह से उसका ऊपरी दाब घट जाएगा और नीचे का दाब बढ़ जाएगा और वायुयान हवा में ऊपर की तरफ उड़ने लगेगा। एक मैग्नस इफेक्ट होता है आपका। मैग्नस इफेक्ट क्या है? जैसे आप क्रिकेट खेलते होंगे तो क्रिकेट में स्पिन बॉलर जो होता है, स्पिनर जो होता है, वो बॉल को स्पिन कराता है। ठीक है, बॉल को स्पिन कराता है। तो इसमें भी वही प्रिंसिपल काम करता है। गेंद के ऊपर का वायु दाब, जब गेंद मूव, मतलब गेंद जब स्पिन करते हुए, घूमते हुए जब मतलब बल्लेबाज की तरफ जाती है, तो गेंद के ऊपर वायु दाब जो होता है वो अधिक हो जाता है, नीचे कम हो जाता है, और इस दाबांतर के कारण ही गेंद सरल रेखा में नहीं चल पाती है, मतलब एक सीधी रेखा में नहीं जाती है, और वो नीचे की ओर झुकते हुए वक्राकार पथ पर चलने लगती है। और इसी को हम कहते हैं, जैसे कि अब गेंद स्पिन हो रही है, गेंद टर्न हो रही है ना, तो वो इसी सिद्धांत पर काम करती है। समान दिशा में अत्यंत समीप गतिशील नावों में आकर्षण होने लगता है। ठीक है, समान दिशा में अगर दो नाव जा रही हैं और एक दूसरे के पास जा रही हैं, एक ही दिशा में गति कर रही हैं, तो एक दूसरे की ओर वो आकर्षित होती हैं। ये भी बर्नौली का प्रिंसिपल है। तेज आंधी तूफान में टीन की छतों का उड़ जाना, तेज आंधी तूफान में टीन की छतों का उड़ जाना भी बर्नौली के प्रिंसिपल पर है। और जैसे आप देखते होंगे, आपने ट्रेन में सफ़र किया होगा। ट्रेन में जैसे आप सफ़र कर रहे हैं तो आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, तो आपने किसी और व्यक्ति से कहा होगा या किसी और व्यक्ति ने आपसे ये जरूर कहा होगा कि प्लेटफॉर्म से थोड़ा पीछे हट जाओ, ट्रेन अपनी ओर तुमको आकर्षित कर लेगी, खींच लेगी। तो प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री तेजी से आती रेलगाड़ी की ओर झुक जाते हैं। ये भी बर्नौली का प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स जरूर आप याद रखेंगे। इसके बाद में टॉरिस ली की थ्योरम आती है।
इस थ्योरम के अनुसार, या ये थ्योरम क्या कहती है कि द्रव का बहिस्राव वेग, बाहर की ओर जो वेग होता है द्रव का, द्रव किसी पात्र से निकल करके बाहर की ओर गति करता है, बाहर की ओर बहता है, तो बाहर की ओर बहने के टाइम पर उसका जो वेग होता है वो द्रव की प्रकृति, द्रव की मात्रा और छेद के क्षेत्रफल जहां होकर के वो निकल रहा है उस पर निर्भर नहीं करता है। द्रव के बहिस्राव का वेग, द्रव की बाहरी ओर बहने का जो वेग होता है, ना तो द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है कि द्रव कौन सा है, द्रव की मात्रा पर भी निर्भर नहीं करता है कि द्रव की मात्रा कितनी है, कितनी उसकी क्वांटिटी है, और छेद के क्षेत्रफल पर भी निर्भर नहीं करता। ये निर्भर किस पर करता है? ये द्रव की मुक्त सतह से गहराई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। इस चित्र की सहायता से आसानी से आप इस स्टेटमेंट को समझ सकते हैं। ये कोई पात्र है जिसमें कि द्रव भरा हुआ है, तो इसमें कौन सा द्रव भरा हुआ है ये भी मैटर नहीं करता, यानी प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं है। द्रव की कितनी मात्रा इसमें भरी हुई है इसका भी कोई इस पर प्रभाव नहीं है। और ये जो छिद्र आपको दिख रहा है जहां से कि द्रव नीचे की ओर आ रहा है, ये कितने क्षेत्रफल का है इसका भी कोई भी रोल नहीं है। रोल क्या है कि जो द्रव भरा हुआ है इस पात्र में, वो द्रव की सतह से, मतलब मुक्त सतह से कितनी गहराई तक या कितनी ऊंचाई तक ये द्रव इसमें भरा हुआ है, ठीक है, ये डिपेंड करता है। और छिद्र की ऊंचाई जो है वो कितनी है ये इस पर डिपेंड करता है। तो ये छिद्र जो है जहां से द्रव निकल रहा है, इसको आप जितना नीचे रखेंगे, ठीक है, जितना इसको नीचे रखेंगे, ये उतना ही वेग जो है इसका कम होगा, जितना ऊपर ले जाएंगे उतना वेग जो है इसका ज्यादा हो जाएगा। यानी पानी जो गिर रहा है ये मतलब ज्यादा दूरी तक तब गिरेगा जा करके जब आप इसको जितना ज्यादा ऊपर उठाएंगे, यानी ऊंचाई जो है इसमें बड़ा मैटर करती है। तो द्रव की मुक्त सतह से गहराई जो होती है एच, जो होती है एच के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या अनुक्रमानुपाती होता है? द्रव के बहिर्वाह का जो वेग होता है। तो इसको v इज इक्वल टू √2gh से शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद में श्यानता, श्यानता को अंग्रेजी में बोलते हैं हम विस्कोसिटी। श्यानता क्या होती है? किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच में, दो लेयर्स के बीच में उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला जो घर्षण बल होता है उसी को हम श्यान बल कहते हैं। और तरलों का यह गुण जिसके कारण वह विभिन्न परतों के बीच में आपेक्षिक गति का विरोध करता है, ये गुण जो होता है इसको हम श्यानता, विस्कोसिटी कहते हैं। एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? शून्य होती है। स्टेटमेंट याद रखिएगा। श्यानता का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है और इसका सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो पॉइज होता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। सीजीएस पद्धति में श्यानता यानी विस्कोसिटी का जो यूनिट होता है वो पॉइज होता है। अब इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है श्यानता से रिलेटेड, वो यहां से देखिए। तापमान अगर बढ़ाया जाएगा तो द्रव विशेष की श्यानता घट जाती है। तापमान बढ़ाने से श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान अगर बढ़ाएंगे द्रव का तो द्रव की श्यानता कम हो जाएगी। जल को छोड़ करके गैसों की श्यानता जो है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं ग्लाइकॉल और जो ग्लिसरॉल होता है। ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल जैसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहलों में अधिक श्यानता पाई जाती है। श्यानता को अगर जैसे हम सीधे भाषा में कहें, मतलब बिल्कुल ठोस भाषा में कहें तो क्या बोलेंगे? श्यानता मतलब किसी भी चीज का गाढ़ापन या उसका पतलापन। कोई भी चीज कितनी पतली है, कोई भी चीज कितनी गाढ़ी है, ये उसकी श्यानता पर निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे शहद हो गया, शहद गाढ़ा होता है पतला होता है? लगभग गाढ़ा होता है। कोलतार हो गया, ग्लिसरीन हो गया, नॉर्मल पानी का घोल हो गया, और एक तरफ हम उसमें चीनी घोल दें तो चीनी जब घोल दी जाएगी पानी में तो पानी थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो उसकी श्यानता बढ़ जाती है। यानी शहद, कोलतार, ग्लिसरीन, चीनी का घोल, इनकी जो श्यानता होती है, विस्कोसिटी होती है, वो ज्यादा होती है। तो श्यानता का संबंध आप सीधे सीधे रूप में ये समझ सकते हैं, किसी भी चीज का गाढ़ा होना या किसी भी चीज का पतला होना। तो वायु की अपेक्षा जल में चलने पर चाल कम हो जाती है। जैसे वायु में चलना, नॉर्मली आप सड़क पर चल रहे हैं तो आपके चारों ओर वायु है तो उसमें आप आसानी से चल पाते हैं। उसकी अपेक्षा अगर आप पानी में चलें, समुद्र के किनारे चलें, पानी में किसी नदी में चलें, किसी तालाब में चलें, तो आपकी चाल कम हो जाती है। क्यों चाल कम हो जाती है? क्योंकि जल की श्यानता वायु की श्यानता से ज्यादा होती है, ठीक है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि समुद्र के जल की श्यानता कम होती है, नदी की श्यानता ज्यादा होती है, ठीक है। इस वजह से नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। शहद, कोलतार, मैंने बताया ये आपको, ग्लिसरीन हो गया, चीनी का घोल हो गया, इनकी श्यानता जो है वो ज्यादा होती है। तो श्यानता आपकी समझ में आ गई होगी। इसके बाद में स्टोक्स का नियम आता है, स्टोक्स लॉ। माध्यम द्वारा पिंड पर लगने वाले श्यान बल यानी विस्कस फोर्स का मान पिंड की आकृति, उसके आकार, चाल और माध्यम की श्यानता पर निर्भर करता है। स्टोक्स लॉ को इस सूत्र की सहायता से दिखाए जा सकते हैं। F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये जो साइन आपको नजर आ रहा है
ये ईटा है। ईटा इसी को बोलते हैं हम श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। इसके बाद में सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। जब कोई वस्तु किसी तरल में तैरती है, ठीक है, जब कोई वस्तु किसी तरल में क्या करती है, गिरती है, तो प्रारंभ में उसका वेग गुरुत्व त्वरण के कारण बढ़ जाता है। जब कोई वस्तु किसी तरल में गिरती है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, उसका वेग जो होता है वो बढ़ जाता है। किसके कारण बढ़ता है? गुरुत्वीय त्वरण के कारण। लेकिन कुछ समय के बाद में वह नियत वेग से गिरने लगती है, और इसी वेग को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, सीमांत वेग कहते हैं। सीमांत वेग के बाद मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु के वेग का न बढ़ना वास्तव में किसके कारण होता है? तरल की श्यानता के कारण होता है। और यही कारण है कि वर्षा की बूंदें वायुमंडल में एक निश्चित वेग धारण करने के बाद में उसी वेग से नीचे आती हैं। ठीक है। और जैसे आप देखेंगे पैरासूट होता है, पैरासूट भी एक टाइम पर आकर बिल्कुल आराम आराम से एक ही वेग से नीचे की तरफ उतरता है। तो पैरासूट का नीचे उतरना भी ये स्टोक्स के नियम का ही एक अनुप्रयोग है। ठीक है। तो ये आपका जो द्रव्यों के यांत्रिक गुण वाला पूरा का पूरा चैप्टर था, ये खत्म हो गया। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर किया। ये जितने सारे टॉपिक्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, लगभग 14-15 टॉपिक जो हैं हमने द्रव्यों के यांत्रिक गुणों के अंतर्गत जो है क्लियर किए हैं। और इसमें से काफ़ी सारे चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं फिर आपसे कहूँगा, जैसे पृष्ठ तनाव, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्लवन आर्किमिडीज वाला सिद्धांत है, उस पर ध्यान दीजिएगा, वहाँ से प्रश्न आता है। केशिकत्व से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। श्यानता से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। पास्कल के नियम से प्रश्न पूछा जाता है। पास्कल के नियम के जो एप्लीकेशंस हैं, पास्कल के नियम का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, या पास्कल के नियम पर आधारित जो उपकरण हैं वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ से प्रश्न हमेशा बनता है। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।